शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को नमस्कार बेटा। प्रियंका, एकता, कोमल, विमल, सभी को नमस्कार बेटा। बिल्कुल कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है बेटा, इसलिए नहीं चाहते हुए भी लेट हो जाते हैं। यस बसंत बेटा, हीरो, पूजा, छोटी, राज मित्तल, तनीषा, सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से माँ सरस्वती का ध्यान कर लेते हैं और पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं माँ सरस्वती का ध्यान। आंखें बंद करें सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ तो बेटा बिल्कुल अब पढ़ना शुरू करते हैं। कल हम पढ़ चुके थे पहला सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की चर्चा हम कर चुके थे और अब दूसरा सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को आपने रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है, वापस से सुन लिया होगा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। और बिल्ली पर किए गए प्रयोग से नाम क्या निकला था? प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ठीक। आज हम दूसरा सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पेपर और पेन निकाल लीजिए सभी। नंबर 2, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंडीशन्ड रेस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है। शॉर्ट में क्या कहेंगे? CR थ्योरी। CR थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी, शॉर्ट में कहेंगे CR थ्योरी, ठीक है। या कहेंगे इसे या शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है। या कह दो प्राचीन अनुबंधन या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लासिकल इस बोर्ड में क्या हो रहा है आज? संजय जी आना एक बार, आ जाइए आ जाइए।
यस। हाँ बेटा, देखा टेक्निकल चीजें इस तरह से प्रॉब्लम कर देती हैं। ठीक है, चलिए लिखिए क्लासिकल ठीक, या हम कहेंगे संबंध प्रतिक्रिया। संबंध प्रतिक्रिया या कह दो संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, और इसे इंग्लिश में कहेंगे रिलेटेड रिएक्शन। रिलेटेड रिएक्शन थ्योरी। लिख लीजिए सभी। हाँ, बोर्ड की प्रॉब्लम दूर हो गई है बेटा, लिख लो। संबंध प्रतिक्रिया या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। या प्रतिवादी अनुबंधन। प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, या हम कहेंगे टाइप एस। टाइप एस थ्योरी। प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत या टाइप एस थ्योरी इंग्लिश में कहेंगे रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग और टाइप एस थ्योरी। ठीक है, एक और नाम है अभी, वो भी लिख लो, या हम इसे कहेंगे अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अनुबंधन का सिद्धांत, कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग थ्योरी। तो पहले तो इतने सारे नाम लिख लीजिए बेटा। अभी से क्लास कैसे अटक रही है बेटा? आपको पता है आज तो पूरी YouTube में प्रॉब्लम थी। YouTube चैनल में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, किसी का YouTube चैनल नहीं चल रहा था इवनिंग में। तो बेटा ये टेक्निकल चीज़ें हैं, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते इसमें। क्लास रुक गई अचानक। बेटा चेक करो एक बार, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो मोबाइल को। यस, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश नेम है कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी, CR थ्योरी। या हम कहेंगे शास्त्रीय। शास्त्रीय कह दो, प्राचीन कह दो, परंपरागत कह दो, एक ही बात है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक, या हम कहेंगे संबंध प्रतिक्रिया संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, रिलेटेड रिएक्शन थ्योरी, या हम कहेंगे प्रतिवादी अनुबंधन या टाइप एस थ्योरी, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी या अनुबंधन का सिद्धांत। लेकिन ये सारे नाम तो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पूरा सिद्धांत पढ़ लोगे। सिद्धांत पढ़ने के बाद एक एक नाम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन नामों को क्लियर करने के लिए हमें पढ़ना होगा पहले सिद्धांत। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया? पावलोव ने। पावलोव का पूरा नाम क्या था?
I.P. पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव ने कब दिया था? 1904 में। लिखेंगे आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। ये लिख लिया होगा सभी ने, लिख लिया सभी ने। चलिए, तो हम सिद्धांत जो पढ़ रहे हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है पावलोव, ठीक है। निवासी कहाँ के थे ये? रूस के। इन्होंने सिद्धांत कब दिया? 1904 में, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। और पावलोव का यदि पूरा नाम आपने शॉर्ट में लिखा पाया होगा, I.P. पावलोव, ठीक है। और पूरे नाम की बात करें तो इवान पेट्रोविच, इवान पेट्रोविच पावलोव। बात क्लियर? ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक कौन है? पावलोव। सिद्धांत कब दिया? 1904 में। पावलोव निवासी कहाँ के थे? रूस के, ठीक है। और पावलोव का पूरा नाम सिंपली ध्यान रख लेना, I.P. पावलोव, यानी इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक। पावलोव ने प्रयोग किस पर किया? ठीक है, पावलोव ने प्रयोग किस पर किया? प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर, ठीक है। प्रयोग किस पर किया है? कुत्ते पर। पावलोव ने कुत्ते पर क्या प्रयोग किया, इसे आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। तो पावलोव के प्रयोग को सुनने और समझने के लिए रेडी है, तैयार है? तो सुनिए। एक्चुअली पावलोव पाचन क्रिया पर कुछ सिद्ध करने जा रहे थे और सिद्ध कुछ और हो गया। पावलोव ने क्या किया? कुत्ते को एक पढ़ने वाली टेबल के नीचे बांध दिया और उसके मुंह पर लगा दी परख नली, ठीक है। परख नली जिसमें कि लार गिरती थी। कुत्ते को बांध दिया कहाँ पर? एक पढ़ने वाली टेबल के नीचे, और उसे रख दिया एक ध्वनि रहित कक्ष में। ध्वनि रहित कक्ष, जहाँ किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं आती थी, उस कक्ष में उसे रख दिया। किसको? कुत्ते को, ठीक है। तो पावलोव ने कुत्ते को पढ़ने वाली टेबल के नीचे बांध दिया और उसके मुंह पर एक परख नली लगा दी जिसमें लार गिरती थी, और उस कुत्ते को रख दिया एक ध्वनि रहित कक्ष में जहां किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं आती थी। क्लियर? अब क्या किया गया? घंटी बजाई गई तो कुत्ते के कानों को केवल आवाज किसकी सुनाई दी? घंटी की, क्योंकि और कोई आवाज नहीं आती थी। घंटी बजाई गई, कुत्ते ने घंटी की आवाज को सुना। घंटी बजने के तुरंत बाद कुत्ते के सामने लाया गया भोजन। कुत्ते के सामने क्या लाया गया? भोजन। तो भोजन को देखकर क्या गिरी? लार। स्वाभाविक है, भोजन को देखकर क्या गिरेगी? लार। बट फिर इसी क्रिया की क्या की गई? पुनरावृत्ति। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति की गई। घंटी, घंटी बजती क्या आया? भोजन। भोजन को देखकर क्या गिरी? लार। घंटी, घंटी बजती क्या आया? भोजन। भोजन को देखकर क्या गिरी? लार। घंटी, घंटी बजती क्या आया? भोजन। भोजन को देखकर क्या गिरी? लार। तो कुत्ते की एक बात समझ में आ गई कि घंटी बजते ही क्या आता है? भोजन। घंटी बजते ही क्या आता है? भोजन। घंटी बजते ही क्या आता है? भोजन। तो जैसे ही घंटी बज गई, लार का गिरना शुरू, क्योंकि घंटी यानी भोजन, घंटी यानी भोजन। ऐसा ही तो हो रहा था कि घंटी, घंटी बजने के बाद क्या गया? भोजन। भोजन को देखकर क्या गिरी? लार। तो जब इसी क्रिया की पुनरावृत्ति हुई तो जैसे ही घंटी बजी, लार का गिरना शुरू। अरे जो क्रिया भोजन को देखकर हो रही थी, लार का गिरना, वही क्रिया घंटी की आवाज को सुनकर के होने लगी। इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। पहले इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई पहले? ठीक है। मुस्कान, इतनी बात क्लियर है? मुस्कान, यहाँ भी मनोविज्ञान की बात हो रही है, मैथ की बात नहीं हो रही है, ठीक है। पढ़ाते समय मैं आपके अलग प्रश्नों के जवाब कतई नहीं दूंगी, ये उम्मीद भी मत करो, ठीक। तो पहले ये प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है। कोई भी बात करनी है, क्लास खत्म होने के बाद मैं आपसे कहती हूँ कि अपने डाउट अब सामने रख दो, तब रख दिया करो, ठीक है। तो यस, घंटी बजी, घंटी बजती क्या आया? भोजन। पहले भोजन को देखकर लार गिर रही थी, लेकिन जब इसी क्रिया की पुनरावृत्ति हुई तो घंटी के बजते ही लार का गिरना शुरू हो गया। तो जो क्रिया, वापस सुन लो, जो क्रिया, कौन सी क्रिया? लार का गिरना। जो क्रिया पहले भोजन को देखकर हो रही थी, वही क्रिया
घंटी की आवाज को सुनकर होने लगी, इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे हम प्रयोग। प्रयोग लिखना शुरू करो बेटा। कुत्ता, घंटी, भोजन। ठीक है, ये 3 शब्द थे, कुत्ता, घंटी, भोजन। आप मुझे बताइए भोजन यहाँ क्या है? भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है या अस्वाभाविक उद्दीपक है? बताइए। तो बिल्कुल बेटा भोजन यहाँ पर क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक इंग्लिश में क्या कहेंगे? UCS। यस, स्वाभाविक उद्दीपक को इंग्लिश में कहेंगे UCS। ठीक है, UCS। घंटी क्या है? घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक यानी CS। कंडीशन रेस्पॉन्स, अनकंडीशन स्टिमुलस। ऐसे मतलब यहाँ स्टिमुलस से है और यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस। क्लियर है? भोजन क्या है? एक एक शब्द को बिल्कुल समझते हुए चले जाइए। भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक, जबकि घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक। ठीक, अब प्रयोग क्या था वो देखिए। इधर क्या था प्रयोग? कुत्ते ने पहले घंटे की आवाज को सुना, घंटी की आवाज को सुना और उसके बाद उसके सामने क्या आया? भोजन। क्या आया था? भोजन। ठीक है, घंटी बजी, घंटी बजती, क्या आया था? भोजन। तो भोजन को देख करके क्या गिरी? लार। भोजन को देख करके गिर रही थी लार। पहले भोजन को देखकर गिर रही थी लार। भोजन को देखकर गिरने वाली लार को हम क्या कहेंगे? स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, UCR। इतनी बात क्लियर? भोजन को देखकर गिरने वाली लार को हम क्या कहेंगे? भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर गिरने वाली लार को क्या कहेंगे? स्वाभाविक अनुक्रिया, UCR। क्लियर? जब इसी क्रिया की पुनरावृत्ति हुई, तो जैसे ही कुत्ते ने घंटी की आवाज को सुना, लार का गिरना शुरू। जैसे ही कुत्ते ने घंटी की आवाज को सुना, लार का गिरना शुरू। तो इस लार को हम क्या कहेंगे? अस्वाभाविक अनुक्रिया, CR। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, यहीं से पहले ढेरों प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न सुन लो आराम से। पावलोव के प्रयोग में पहले घंटी फिर भोजन या पहले भोजन फिर घंटी? बताओ, पावलोव के प्रयोग में पहले घंटी फिर भोजन या पहले भोजन फिर घंटी? तो पावलोव के प्रयोग में पहले घंटी फिर भोजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पावलोव के प्रयोग में भोजन को क्या कहेंगे? भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक। पावलोव के प्रयोग में घंटी को क्या कहेंगे? घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पावलोव के प्रयोग में भोजन के उपस्थित होने पर होने वाली क्रिया को हम क्या कहेंगे? स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, पावलोव के प्रयोग में घंटी के बजने पर होने वाली क्रिया को हम क्या कहेंगे? अस्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, अस्वाभाविक अनुक्रिया। क्योंकि बिल्कुल फोकस करके देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर गया तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर? इतना प्रयोग समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई तो देखिए, इधर 2 शब्द है हमारे पास, एक स्वाभाविक और एक अस्वाभाविक। एक शब्द है स्वाभाविक और एक शब्द है अस्वाभाविक। ठीक,
स्वाभाविक के लिए आपको वर्ड ध्यान रखना है, स्वाभाविक के लिए अनानुबंधित और अस्वाभाविक के लिए अनुबंधित। क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे बेटा, ये नहीं आएंगे। एग्जाम में ये शब्द आएंगे, वो वाले नहीं आएंगे। ठीक है, स्वाभाविक, अनानुबंधित, अस्वाभाविक, अनुबंधित। अब आप मुझे इस भाषा में जवाब देना। क्लियर है? आप मुझे इस भाषा में जवाब देना। बताइए, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहेंगे? पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहेंगे? इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने हो और 4 विकल्प हो, अनानुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। एकदम से आप ऑप्शन पे जंप लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए बड़े रिलैक्स तरीके से आंसर देना है। रिलैक्स तरीके से कैसे आंसर देना है? जैसे प्रश्न क्या है, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहेंगे? अच्छा, भोजन को, तो आप ध्यान देना, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। आंसर आ गया अनानुबंधित उद्दीपक। तरीके से जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में घंटी को अनुबंधन की भाषा में क्या कहेंगे? घंटी को अनुबंधन की भाषा में क्या कहेंगे? अच्छा, घंटी को, घंटी 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 क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक यानी अनुबंधित उद्दीपक। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? वापस से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में भोजन के उपस्थित होने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहेंगे? बात समझ में आई? पावलोव के प्रयोग में भोजन के उपस्थित होने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहेंगे? भोजन के उपस्थित होने पर होने वाली अनुक्रिया तो स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया यानी अनानुबंधित अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में घंटी के उपस्थित होने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहेंगे? अच्छा, घंटी के उपस्थित होने पर होने वाली अनुक्रिया तो अस्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी अनुबंधित अनुक्रिया। ये शब्द आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, पावलोव के प्रयोग में पुनरावृत्ति हुई या नहीं हुई? हुई। क्या हुई? घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन। तो घंटी भोजन दोनों में पुनरावृत्ति हुई, तो दोनों में क्या स्थापित हो गया? अनुबंधन। पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुबंधन। उसे हम क्या कहते हैं? अनुबंधन। लिखिए, लिखिए, एक लाइन लिखिए। पुनरावृत्ति के आधार पर, पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। रूसी शरीर शास्त्री पावलोव को अनुबंधन का पिता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। पावलोव को इसी सिद्धांत के परिणाम स्वरूप नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला। इतना लिख लो बेटा पहले। लिख लीजिए इतना।
यानी पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। पावलोव कौन थे बेटा? रूसी शरीर शास्त्री थे। रूसी शरीर शास्त्री पावलोव को अनुबंधन का पिता माना जाता है। ठीक है, अनुबंधन का पिता। पावलोव को इसी सिद्धांत के परिणाम स्वरूप क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। यहां तक की बात क्लियर? हाँ, 1904 में मिला था बेटा। दीपक, मैम आप ऑफलाइन भी पढ़ाती हो क्या? बेटा ऑफलाइन 22 सालों से पढ़ा रही हूँ, बट अभी इस वक्त नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मैंने आपको बताया भी था बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपके लिए समय निकाल रही हूँ, यही काफ़ी है, बाकी ज़्यादा समय नहीं निकाल पा रही हूँ, इसलिए अभी इसी वक्त में कहीं ऑफलाइन में नहीं पढ़ा रही हूँ और कुछ समय पढ़ाने का इरादा भी नहीं है। ठीक है, ये वाली बात है। क्लियर बेटा? अभी कहीं नहीं हूं। ऑफलाइन में पर्सनल बैच भी नहीं चल रहा है बेटा अभी। यस, लिख लिया इतना? पुनरावृत्ति के आधार पर देखो बेटा, पुनरावृत्ति किस किस की हुई थी? घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन। तो घंटी और भोजन दोनों में क्या स्थापित हो गया? संबंध। इस संबंध को हम क्या कहते हैं? अनुबंधन। इस संबंध को हम क्या कहते हैं? अनुबंधन। अरे घंटी और भोजन दोनों में अनुबंधन स्थापित हो गया, तभी तो घंटी की आवाज पर ही क्या गिरने लग गई? लार। क्यों? क्योंकि घंटी और भोजन दोनों में क्या स्थापित हो गया था? अनुबंधन, संबंध। क्योंकि जैसे घंटी बजती थी भोजन, जैसे घंटी बजती थी भोजन, दोनों में संबंध यानी अनुबंधन स्थापित हो गया था। क्यों हो या कैसे हो गया था? कैसे पता लगा? जब घंटी की आवाज पर ही लार गिरने लगी, इससे पता लगा कि बिल्कुल कुत्ते ने घंटी और भोजन दोनों में क्या स्थापित कर लिया? संबंध स्थापित कर लिया। तो पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे अनुबंधन कहते हैं। पावलोव ने अनुबंधन शब्द की शुरुआत की थी बेटा, इसीलिए पावलोव को अनुबंधन का पिता माना जाता है और इसी सिद्धांत के फलस्वरूप उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, नोबेल क्यों कहा गया बेटा? ये फिजियोलॉजिस्ट थे। कहा क्या गया है? थे ये। पावलोव जो है वो फिजियोलॉजिस्ट थे, शरीर शास्त्री थे पावलोव। क्लियर? चलिए, इतनी बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर? एक बार देख लो। पहले सिद्धांतों के नाम ये थे। ठीक है, तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? पावलोव। प्रवर्तक कौन है? पावलोव। निवासी रूस, निवासी रूस। सिद्धांत कब दिया? 1904 में। पूरा नाम क्या है? इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर। कुत्ते पर क्या प्रयोग किया? कुत्ता, घंटी, भोजन। भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक। प्रयोग पहले क्या था? कुत्ते ने पहले किसकी आवाज, किसको? घंटी की आवाज सुनी, फिर किसको देखा? भोजन को। भोजन को देखकर गिरने वाली लार को हम क्या कहेंगे? स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक, उसके बाद जब इसी क्रिया की पुनरावृत्ति हुई तो जैसे ही कुत्ते ने घंटी की आवाज को सुना, घंटी की आवाज को सुनकर गिरने वाली लार को हम क्या कहेंगे? अस्वाभाविक अनुक्रिया। दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं। स्वाभाविक को क्या बोलते हैं? अनानुबंधित, और अस्वाभाविक को क्या बोलते हैं? अनुबंधित। फिर सिंपल आपने देखा कि पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुबंधन। रूसी शरीर शास्त्री पावलोव को अनुबंधन का पिता माना जाता है। ठीक है, और इसी सिद्धांत के फलस्वरूप इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1904 में। यहां तक की बात क्लियर? ओके, आगे चलेंगे। अब लिखेंगे हम मुख्य शब्दावली। हेडिंग डालिए, मुख्य शब्दावली। पहला शब्द विलोप, या हम कहेंगे विलीनीकरण। विलीनीकरण, एक्सटिंक्शन।
विलोप या विलीनीकरण। ठीक है, किसे कहते हैं विलोप या विलीनीकरण? सुनिए ध्यान से। ये तो आपको पता चल ही चुका है कि अनुबंधन किस किस के बीच स्थापित हुआ था, घंटी और भोजन। दोनों में अनुबंधन स्थापित हो गया। पता कैसे चला? जब घंटी की आवाज पर ही क्या गिरने लगी? लार। तो मैं एक लाइन आपके सामने बोलने जा रही हूं, मैं एक लाइन आपके सामने बोलने जा रही हूँ। तेजी से बोलूंगी, स्पीड से बोलूंगी, समझने की कोशिश करना, चिंता मत करो, धीरे बोलकर भी बताऊंगी, लेकिन पहले स्पीड से बोल रही हूँ। सुनो। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाता है। आई क्या बात समझ में? बोलोगे मैडम कुछ समझ में नहीं आया, सर के ऊपर से निकल गया, यही बोलने वाले हो आप। तो मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ, आप सुन लो। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाता है। अब समझ में आया? तो आप कहोगे मैडम थोड़ा थोड़ा आया, पूरा समझ में नहीं आया, यही बोलोगे आप। ठीक है बेटा, मैं और धीरे बोलती हूँ अब। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद, अनुबंधन किस किस में स्थापित हुआ था? घंटी और भोजन। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक, क्या है? घंटी है ना, अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाता है। अब समझ में आ गया? अब जिसके समझ में आ गया वो तो है इंटेलिजेंट, और अब भी जिसके समझ में नहीं आया तो बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, मैंने यही कहा, मैंने डल नहीं कहा आपको। ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इतना बात ध्यान रखना। ठीक है, वापस समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे बोलूंगी। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाता है। ठीक है, चलो अब अच्छे से समझा देती हूँ। अनुबंधन स्थापित हो गया था किसका? घंटी और भोजन। तो अनुबंधन स्थापित होने के बाद क्या किया? घंटी बजी, लार गिरी, क्योंकि अनुबंधन स्थापित हो गया था। घंटी बजी, लार गिरी, ओ भोजन नहीं आया। कुत्ते के सामने भोजन ही नहीं रखा तो कुत्ते ने पहले सोचा कि कोई बात नहीं, आज सामने वाला भूल गया होगा भोजन रखना। ठीक है, फिर घंटी बजी, लार गिरी, ओह फिर भोजन नहीं आया। कुत्ते ने सोचा चक्कर क्या है, फिर भोजन नहीं आया। फिर घंटी बजी, लार गिरी, धीरे धीरे गिरी कि अब देखते हैं भोजन आएगा या नहीं आएगा, और फिर भोजन नहीं आया। फिर घंटी बजी, लार गिरी, मतलब धीरे धीरे गिरी, और फिर भोजन नहीं आया। फिर घंटी बजी तो लार नहीं गिरी। कुत्ते के बात समझ में आ गई कि बेवकूफ बनाया जा रहा है, अब कोई भोजन नहीं आ रहा है, अब कोई भोजन नहीं आ रहा है। तो अब घंटी बजी तो अंततोगत्वा लार का गिरना बंद हो गया। इसे क्या कहते हैं? विलोप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विलोप कहते हैं। बात समझ में आई? लिखो, लिखना शुरू करो। किसे कहते हैं विलोप? अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किए जाने पर
अंततो गत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाता है। विलोप कहलाता है। लिख लीजिए। लिख लो सभी। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाता है। क्लियर? आ गई बात समझ में? आगे चले। आगे चलते हैं। दूसरा शब्द लिखिए। उद्दीपक सामान्यीकरण। स्टिमुलस जनरलाइजेशन। उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। लिख लो जल्दी से। इसमें पहले आप एक लाइन लिख लो, ठीक है? इसमें लिखो बालक मिलती जुलती परिस्थितियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पूर्व स्थिति में कर चुका है। पहले एक लाइन लिख लो बेटा। अंततोगत्वा का मतलब है बेटा एट लास्ट। एट लास्ट, अंत में। अंततोगत्वा, एट लास्ट। उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ये लाइन लिख लीजिए पहले कि बालक मिलती जुलती परिस्थितियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पूर्व स्थिति में कर चुका है या पूर्व अनुभव में कर चुका है। अब समझिए इसे। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब क्या है कि बालक मिलती जुलती परिस्थितियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो पूर्व में कर चुका है। कैसे? एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभने पर चोट पहुंची। लाल गुलाब में कांटे होते हैं ना बेटा, तो उसने जैसे ही गुलाब को छुआ तो एक बालक को लाल गुलाब का कांटा, ठीक है, कांटा चुभने पर चोट पहुंची। तो अब वह
किसी भी लाल वस्तु से डरने लगा, इसे कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। किसी भी लाल वस्तु से डरने लगा, इसे कहते हैं क्या? उद्दीपक सामान्यीकरण। बात समझ में आई? दूसरा उदाहरण सुन लो। पावलोव ने क्या किया? घंटी की आवाज के स्थान पर सीटी बजाई। घंटी की आवाज के स्थान पर सीटी बजाई तो कुत्ते ने सीटी की आवाज पर भी वही क्रिया की जो वह घंटी की आवाज पर करता था। यानी घंटी की आवाज पर ला टपकाता था तो सीटी की आवाज पर भी ला टपकाने लगा। ठीक है, पावलोव ने घंटी की आवाज के स्थान पर सीटी बजाई जो घंटी की आवाज से मिलती जुलती थी, तो इस पर भी कुत्ते ने वही क्रिया की जो वह घंटी की आवाज पर करता था। इसे कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, और सुन लो नेक्स्ट उदाहरण। वाटसन को तो आप जानते ही हैं। वाटसन के पुत्र का नाम था अल्बर्ट। उन्होंने अपने ही पुत्र 11 माह के अल्बर्ट पर एक प्रयोग किया। 11 माह का छोटा सा बच्चा, उसके सामने खरगोश था। वो खरगोश से खेलने के लिए जैसे उसे छूने लगा एकदम से डरावनी आवाज की भौ करके डरा देते। हम ही डर जाते। मान लो कोई एकदम से काम कर रहे और एकदम से कोई आके डरा दे। अरे वो 11 माह का बच्चा जैसे ही खरगोश को छूने लगता, डरावनी आवाज की जाती, वो दूर हट जाता। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति की गई। जैसे वो खरगोश को छूने लगता, डरावनी आवाज, वो दूर हट जाता। जैसे खरगोश को छूने लगता, डरावनी आवाज दूर हट जाता। तो उस बच्चे की एक बात समझ में आई कि खरगोश डरावना है, क्योंकि जब छूने की कोशिश करता था तभी डरावनी आवाज आती थी कि खरगोश डरावना है। तो वो खरगोश से डरने लगा। अरे खरगोश से तो डरने ही लगा, साथ ही साथ रोएदार चीजों से भी डरने लगा। कोई भी रोएदार चीज, सॉफ्ट टॉयज वगैरह होते हैं ना, वो भी उस बच्चे के सामने लाया जाए तो वो उनसे भी डरने लगा। इसी को कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ उदाहरण लिखिए। पहला उदाहरण, ठीक है, उदाहरण नंबर 1 लिखिए। उदाहरण नंबर 1 लिखो। एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभने पर चोट पहुंची। तो अब वह किसी भी लाल वस्तु से डरने लगा। इसी को उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिखो। दूसरा उदाहरण, पावलोव ने घंटी की आवाज के स्थान पर सीटी बजाई जो कि घंटी की आवाज से मिलती जुलती थी। तो इस पर भी कुत्ते ने वही क्रिया की जो वह घंटी की आवाज पर करता था।
ठीक है, तीसरा उदाहरण भी लिख लो। तीसरा उदाहरण लिखो, वाटसन ने 11 माह के अल्बर्ट नामक बालक पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि बालक खरगोश से तो डरने ही लगा, साथ ही साथ रोएदार चीजों से भी डरने लगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तीसरे शब्द की ओर। ये रहा तीसरा शब्द, लिखिए, उद्दीपक विभेदीकरण। स्टिमुलस डिफरेंशिएशन। उद्दीपक विभेदीकरण, स्टिमुलस डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, सुनिए अब। ठीक है, इसे समझेंगे उद्दीपक विभेदीकरण को। सुनिए, कुत्ते को घंटी की आवाज पर तो भोजन मिला और सीटी की आवाज पर नहीं। मतलब घंटी बजी, भोजन आया, लार गिरी। सीटी बजी, लार गिरी, लेकिन भोजन नहीं आया। भाई अनुबंधन स्थापित हो गया था। घंटी बजी, लार गिरी, भोजन आया। सीटी बजी, लार गिरी, बट भोजन नहीं आया। घंटी बजी, लार गिरी, भोजन आया। सीटी बजी, लार गिरी, बट भोजन नहीं आया। तो धीरे धीरे कुत्ता जान गया कि ओ, ये जो एग्जैक्टली घंटी की आवाज है, इसी पर ही भोजन आता, लेकिन ये जो अलग आवाज हो रही ना सीटी जैसी, इस पर भोजन नहीं आता। तो धीरे धीरे कुत्ता दोनों उद्दीपकों के बीच विभेद करना सीख गया और अब वह घंटी की आवाज पर भी लार गिराता था और सीटी की आवाज पर नहीं। बात समझ में आई? वापस सुन लो। घंटी बजी, लार गिरी, भोजन दिया गया। सीटी बजी, लार गिरी, लार तो गिरी क्योंकि उद्दीपक सामान्यीकरण हुआ था ना। सीटी बजी, लार गिरी, बट भोजन नहीं आया। घंटी बजी, लार गिरी, भोजन आया। सीटी बजी, लार गिरी, बट भोजन नहीं आया। तो कुत्ता धीरे धीरे दोनों उद्दीपकों के बीच अंतर करना सीख गया और अब वह घंटी की आवाज पर ही क्रिया करता था, लार वाली, और सीटी की आवाज पर नहीं। इसी को क्या कहते हैं? उद्दीपक विभेदीकरण। ठीक, लिखिए, कुत्ते को लिखो, इसमें कुत्ते को घंटी की आवाज पर पुनर्बलित किया गया। और सीटी की आवाज पर नहीं। और सीटी की आवाज पर नहीं।
तो कुत्ता धीरे धीरे दोनों उद्दीपकों के बीच विभेद करना सीख गया। और अब वह घंटी की आवाज पर ही क्रिया करता था। घंटी की आवाज पर ही क्रिया करता था और सीटी की आवाज पर नहीं। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट शब्द लिखेंगे समय कारक, टाइम फैक्टर। समय कारक लिखिए, टाइम फैक्टर। समय कारक अब समय कारक को आपको समझना है, ठीक है? टाइम फैक्टर को समझना है, समय कारक को समझना है। क्लियर? देखो प्रयोग क्या था, घंटी बजी थी और भोजन आया था। घंटी बजी, भोजन आया तो दोनों उद्दीपकों में क्या स्थापित हो गया? अनुबंधन। दोनों उद्दीपकों के बीच अनुबंधन स्थापित होने के लिए 5 सेकंड से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन स्थापित होने में बाधा होगी। घंटी बजते ही क्या प्रस्तुत किया गया था? भोजन। तब जाकर दोनों में अनुबंधन स्थापित हुआ। अगर ऐसा होता कि घंटी बजती और फिर और कोई काम होता और फिर जाकर भोजन आता, तो क्या घंटी और भोजन दोनों में संबंध स्थापित हो पाता? नहीं। अरे दोनों उद्दीपकों के बीच अनुबंधन स्थापित होने के लिए 5 सेकंड से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड का अंतराल रखो, घंटी और ये भोजन। 2 सेकंड का रखो, 3 का, 4 का, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन स्थापित होने में क्या आएगी? बाधा आएगी। तो लिखिए इसमें समय कारक के अंतर्गत लिखो, दोनों उद्दीपकों के बीच अनुबंधन स्थापित होने के लिए 5 सेकंड से अधिक का अंतराल 5 सेकंड से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन स्थापित होने में बाधा उत्पन्न होगी। क्लियर? ये मुख्य शब्द थे, ये आपको शब्द याद रखने हैं बेटा। पहला शब्द हमने पढ़ा था विलोप, दूसरा शब्द उद्दीपक सामान्यकरण क्लियर होगा, तीसरा शब्द उद्दीपक विभेदीकरण और चौथा शब्द समय कारक। ठीक है, तो ये सिद्धांत अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और कंप्लीट कब होगा? जब हम इसके शैक्षिक महत्व पढ़ लेंगे। तो तैयार हैं आप सभी इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व पढ़ने के लिए? तो हेडिंग डाल लीजिए शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व लिखिए। नंबर 1, प्राणी तभी सीखता है जब वह
जब वह सतर्क होता है। नंबर 2, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। लिखते चले जाओ। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। यह सिद्धांत पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर बल देता है। अनुबंधन स्थापित करने पर बल देता है। लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट नंबर 5, भाषा को सीखने व सिखाने के लिए उपयोगी। नेक्स्ट लिखो। आदत का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। आदत का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। इतना लिख लो पहले। यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये सिद्धांत। चलो नंबर 7 लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों से कभी भी ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति ना करें जो आगे चलकर
आगे चलकर कुंठाओं में बदल जाएं। क्योंकि इसी प्रकार बालक में प्रेम व घृणा का विकास होता है। ठीक। नंबर 8, इस सिद्धांत के द्वारा भय संबंधी मानसिक भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए, यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। लिख लो जल्दी से। ये सिर्फ 5 मिनट्स वाला जो मैसेज है नीचे वो हटवा दें। लिखो, जल्दी लिखो, फिर एक एक को समझना है हमें, और समझने के बाद इस सिद्धांत का समापन होगा बेटा। एक एक शैक्षिक महत्व को बड़े ध्यान से समझना है। लिख लीजिए सभी। चलिए, लिख लिया सभी ने। चलो समझते हैं अब। पहला शैक्षिक महत्व, प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क रहता है। कैसे भी घुमा फिराकर सतर्क वाली बात आ जाए। सतर्क कौन रहा, कुत्ता या बिल्ली? सतर्क यानी सावधान, यहां से सावधान रहा जाता है। कुत्ता एक जगह खड़ा हुआ था और यहां से सावधान रहा। बिल्ली तो तत्पर रही थी। शब्द आ जाए तत्पर कौन रहा तो बिल्ली, सतर्क कौन रहा कुत्ता। आ रही बात समझ में? तत्पर शब्द आए तो बिल्ली का नाम लेना, सतर्क शब्द आए तो कुत्ते का नाम लेना। प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क होता है। तो सतर्क कौन रहा? कुत्ता। और कुत्ते के सिद्धांत का नाम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। क्लियर है ये? नंबर 2, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। श्रव्य दृश्य की बात आ जाए बेटा तो यही एक प्रयोग है जहां आपको श्रव्य दृश्य दोनों
स्थापित हुआ था? घंटी और भोजन। तो पुनरावृत्ति के स्थान पर अनुबंधन, ठीक है, अनुबंधन स्थापित हो रहा था। क्या वॉइस नहीं आ रही? अब आ गई होगी बेटा वॉइस, वॉइस आ गई होगी। अब देखो बेटा, अब आ गई होगी वॉइस, आ गई है? जल्दी से यस कर दो कि वॉइस आ गई। यस, अब आ गई है, अब आ गई है। देखो देखो देखो, सुनो जल्दी से। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही है। अब आ गई होगी, जल्दी से बताओ कि वॉइस आ गई है ना। हाँ, दोबारा तो मैं बता दूंगी, पहले ये तो बताओ वॉइस आ गई? आ गई है? ओके, अब वापस सुन लीजिए, ठीक है। पहली लाइन में प्राणी तभी सीखता है जब वो सतर्क रहता है। सतर्क वाली बात बेटा घुमा फिरा कर कैसी भी आ जाए। सतर्क कौन रहा था? कुत्ता। सतर्क कह दो या सावधान, यहाँ से सावधान रहा। उसने ध्यान दिया कि घंटी बज रही, घंटी बजने के बाद क्या आ रहा है? भोजन। घंटी बजने के बाद क्या आ रहा है? भोजन। तत्पर शब्द है, तो तत्पर से किस पर जाना? आपको बिल्ली पर जाना है। तत्पर से बिल्ली पर जाना है, लेकिन सतर्क से कुत्ते पर जाना है। और कुत्ते के सिद्धांत का नाम क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, बिल्कुल दोबारा ही बता रही हूँ बेटा। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य शब्द सुनते ही मात्र एक यही प्रयोग है जिसमें आपको श्रव्य दृश्य सामग्री दिखाई दे रही है। श्रव्य घंटी, श्रव्य घंटी दृश्य भोजन, श्रव्य घंटी दृश्य भोजन। तो श्रव्य दृश्य घंटी भोजन सिद्धांत का नाम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। और तीसरा वर्ड आपको ध्यान रखना है, पुनरावृत्ति। तो पहले केवल और केवल 3 शब्दों पर फोकस करो। पहले केवल 3 शब्दों पर फोकस करो। मैंने पहले भी कहा था सिद्धांत पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे पढ़ाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे कहती चली जाऊँ वो वैसे वैसे याद करते चले जाओ, ठीक है। सतर्क कौन रहा? सतर्क कौन रहा? कुत्ता। कुत्ते के सिद्धांत का नाम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। श्रव्य दृश्य सामग्री घंटी और भोजन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। और तीसरा शब्द याद रखना है पुनरावृत्ति, क्योंकि बाकी की सभी बातें केवल पुनरावृत्ति से निकल करके आएंगी। सभी बातें पुनरावृत्ति से निकल करके आएंगी। तो बेटा पुनरावृत्ति के आधार पर क्या स्थापित होता है? अनुबंधन। पुनरावृत्ति के आधार पर क्या स्थापित होता है? अनुबंधन। जैसे घंटे और भोजन में क्या स्थापित हुआ था? अनुबंधन। भाषा को सीखने के लिए आप बताओ, बच्चा भाषा कैसे सीखता है? पुनरावृत्ति से। जिन शब्दों को सुनता है बार बार बोलता है, बार बार बोलता है, बार बार बोलता है, भाषा सीख जाता है। भाषा कैसे सीखी जाती है? पुनरावृत्ति से, ठीक है, पुनरावृत्ति से। आदत का निर्माण इसी सिद्धांत, आदत, अरे आदत कैसे बनती है? पुनरावृत्ति से। किसी भी क्रिया को हम बार बार दोहराते हैं तो ऐसा करना हमारी क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। किसी भी क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो ऐसा करना हमारी आदत बन जाती है। आदत कैसे बनती है? पुनरावृत्ति से। ये भी बात पुनरावृत्ति से निकल के आ रही है। आगे देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों से कभी भी ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति मत करो। कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स ज्यादा जानते समझते हैं नहीं, बच्चे से बोल देते हैं गधा है ये तो। पहली बार में तो बच्चा सोचता है कोई बात नहीं, पेरेंट्स ही तो है, कह दिया तो कह दिया। फिर बच्चा कोई काम कर रहा है, गधा है, गधा ही रहेगा क्या? ठीक तरीके से नहीं कर सकता। फिर बच्चे को क्या बोल दिया? गधा। घर में कोई मेहमान आ गए और मेहमानों के सामने भी हमारे ये गधा, गधा का गधा रहेगा। फिर मेहमानों के सामने क्या बोल दिया? गधा। बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, वो दिखाने के लिए लेकर आ रहा है, देखने से पहले आपने कह दिया चल गधा है, क्या अच्छा काम करेगा? फिर बच्चे को क्या बोल दिया? गधा। बार 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 बच्चे को क्या बोल दिया? गधा। क्या बोल दिया? गधा। आत्मविश्वास की कमी होने लग जाएगी। वो हकीकत में सोच में पड़ जाएगा कि हो सकता है मैं गधा ही हूं, हो सकता है मैं गधे जैसी हरकतें करता हूं। तो बच्चों से कभी भी ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति ना करें जो आगे जाकर कुंठाओं में बदल जाएं, क्योंकि इसी प्रकार बालक में प्रेम और घृणा का विकास होता है। नफरत करने लग जाएगा वो घर से, ज्यादा समय कहाँ गुजारेगा? बाहर। फिर पेरेंट्स ही परेशान होते हैं कि हमने हमारे बच्चे को इतना लाड प्यार दिया, लेकिन ये हमारी तो सुनता ही नहीं है, हमारे पास तो बैठता ही नहीं है। माना कि आपने खूब लाड प्यार दिया बच्चे को, लेकिन बार बार क्या कहा? गधा।
बार बार गधा कहा। माना कि ठीक है हम इंसान हैं, कभी कभार हमारे मुंह से गलत शब्द निकल सकता है, लेकिन कम से कम ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति ना करें। नफरत करने लग जाएगा बच्चा घर से, और प्रेम का विकास कहाँ होगा? बाहर। तो ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा कुंठा का शिकार हो जाएगा, नफरत का शिकार हो जाएगा, नफरत करने लगेगा, और प्रेम का विकास कहाँ होगा? बाहर होगा। नंबर 8, इस सिद्धांत के द्वारा भय संबंधी मानसिक भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। यस, कई मानसिक भ्रांतियां जैसे आपकी भी बनी हुई होती कि बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होता है? अपशगुन होता है। अब देखो ये मानसिक भ्रांति हमारी बनी कैसे? हम छोटे से सुनते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमसे कहा अरे 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 बिल्ली रास्ता काट के, रुक जाओ भाई, कुछ अपशगुन हो जाएगा। अरे भाई आज तो उसके साथ बड़ा बुरा हुआ क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई थी, उसके साथ अपशगुन हो गया। हमने बार बार पुनरावृत्ति हुई, पुनरावृत्ति की वजह से वो बात हमसे जुड़ गई, वो बात हमसे अनुबंधित हो गई, और हम भी क्या मानने लग गए कि हाँ बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होता है? अपशगुन। पुनरावृत्ति से वो बात जुड़ी। दूर भी कैसे होगी बेटा? पुनरावृत्ति से होगी। दूर भी पुनरावृत्ति से होगी। कैसे? कहीं पर आप जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए, मत रुकना, जाना, देखना कि क्या होता है। अगर कुछ हो भी गया आपके साथ कोई बात नहीं, दोबारा कभी ऐसा हो बिल्ली रास्ता काट जाए, मत रुकना, जाना। तीसरी बार कभी ऐसा हो बिल्ली रास्ता काट जाए, मत रुकना, जाना। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से भ्रांति दूर हो जाएगी। थोड़ा यहां से सोचो, भला बिल्ली का रास्ता काटने से कौन सा अपशगुन होना है? लेकिन नहीं, सबने कहा तो हमने भी मान लिया, सबने कहा तो वो बात हमसे जुड़ गई, वो बात हमसे अनुबंधित हो गई, और हम भी मानने लगे कि बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होता है? अपशगुन होता है। यहां से थोड़ा सोचो, बिल्ली के रास्ता काटने से क्या अपशगुन होगा? लेकिन नहीं, आज भी समाज में कई भ्रांतियां मात्र इस वजह से है क्योंकि उनकी पुनरावृत्ति होती चली आ रही है। सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं है। सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लॉजिक नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, अपशगुन होता है। एग्जैक्टली रीजन ये था बेटा कि बिल्ली की स्किन कुछ अलग तरीके होती है, और जब हम कहीं जा रहे हैं एकदम से बिल्ली हमारे सामने से रास्ता काट जाती है, तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि 2 मिनट के लिए वहीं रुक जाओ, क्योंकि जब एकदम से हमारी नजरें उस बिल्ली की स्किन पर पड़ती है ना, तो कुछ सेकंड के लिए हमारी नजरें विचलित सी हो जाती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन होता है। विचलन के कारण कहीं ऐसा ना हो कि आगे पत्थर पड़ा है या नाली वगैरह, उसमें एकदम से आपका पैर चला जाए, एकदम से ठोकर लग जाए। कुछ सेकंड वहीं रुक जाओ, आंखें बैलेंस में आएगी, देन आप आगे बढ़ो। बात इतनी सी थी, केवल इतनी सी बात थी। इसी बात का पता नहीं क्या अजीबोगरीब रूप दे दिया, और अपशगुन होता है। जो होना होगा ना बेटा वही हो जाएगा, बाकी और कोई अपशगुन नहीं होता है बिल्ली के रास्ता काटने से। तो ऐसी मानसिक भ्रांतियां बनती भी पुनरावृत्ति से है, दूर भी पुनरावृत्ति से होती है। नंबर 9, ये सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। यांत्रिक तरीका, मशीनी तरीका, यांत्रिक, मशीनी, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं है। सबने कहा बिल्ली का रास्ता काटने से अपशगुन होता है, हम भी मानने लगे बिल्ली के रास्ता काटने से अपशगुन होता है। यांत्रिक यानी मशीनी। देखो बेटा 2 शब्द हैं, पुनरावृत्ति यहां आ रही तो आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा। मैं पहले बता दूं कि मैडम थॉर्नडाइक वाले सिद्धांत में भी तो पुनरावृत्ति हुई थी। नहीं बेटा, वहां पुनरावृत्ति नहीं हुई थी, वहां अभ्यास हुआ था। अभ्यास और पुनरावृत्ति में क्या अंतर है? 2 शब्द हैं आपके सामने, अभ्यास और पुनरावृत्ति। ऐसी पुनरावृत्ति जो यहां से की जाती, सोच समझ कर की जाती, वो कहलाती अभ्यास, और अभ्यास हुआ था थॉर्नडाइक वाले सिद्धांत में। लेकिन ऐसी पुनरावृत्ति जो केवल यांत्रिक तरीके से हो रही है, मशीनी तरीके से हो रही है, जिसमें इसका यूज नहीं हो रहा, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बस सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ये जस्ट यांत्रिक तरीका होता है। तो इस सिद्धांत में कैसे सीखा जाता है? यांत्रिक तरीके से, मशीनी तरीका, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं है। ठीक है, तो ये हुए सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व बिल्कुल क्लियर, ध्यान रखना। देखो नंबर 1 सतर्क याद रखना है, नंबर 2 श्रव्य दृश्य, और तीसरा शब्द याद रखना पुनरावृत्ति। सारी बातें पुनरावृत्ति से निकल करके आ रही हैं। पुनरावृत्ति के आधार पर क्या स्थापित होता है? अनुबंधन। बच्चा भाषा कैसे सीखता है? पुनरावृत्ति से। आदत का निर्माण कैसे होता है? पुनरावृत्ति से। बच्चों से गलत शब्दों की क्या नहीं करनी चाहिए? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के द्वारा भय संबंधी भ्रांतियां बनती भी है और दूर होती हैं। पुनरावृत्ति के द्वारा सीखना यानी यांत्रिक तरीके से सीखना। ठीक है, ये हुआ आपका दूसरा सिद्धांत जो सबसे बड़ा और जटिल सिद्धांत माना जाता है। बिल्कुल, ये सिद्धांत सबसे बड़ा और जटिल माना जाता है, लेकिन अगर आपने शुरू से अंत
एंड तक मुझे ध्यान से सुना है तो ये सिद्धांत बखूबी आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, शुरू से लेकर एंड तक वापस क्लास को सुनना, बड़ा फायदा है अब आपको ऑनलाइन में, यही तो फायदा है। दूसरी बार समझ में नहीं आए बेटा, तीसरी बार सुनना, तीसरी बार बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और अगर तीसरी बार भी समझ में नहीं आए तो फिर कुछ गड़बड़ है, तो फिर कुछ गड़बड़ है, मुझ में नहीं आप में, ठीक है। यानी 3 बार में तो सबके समझ में आ जाएगा, सबके समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो पहली बार में ही समझ में आ जाना चाहिए। तो ये कंप्लीट चर्चा हो चुकी है इस सिद्धांत की। अब आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है बेटा, यस। और जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। गुड नाइट सभी को। और जो पूछना चाहते हैं वो रुक सकते हैं बेटा। यस सुमन कुमारी गुड नाइट। मंजू मीना गुड नाइट बेटा। तनीषा, दीपक गुड नाइट। तन्या, पिंकी समझ में आ गया, यस। मोनिका, पूजा वेलकम बेटा। यस 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 गुड नाइट बेटा, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट एवरीबॉडी। एक बार में समझ में आ गया कुंदन, क्या बात है बेटा, एक बार में ही समझ में आना चाहिए, बात तो वही है। एक बार में दिल और दिमाग दोनों जगह फिट हो जाना चाहिए बेटा। हीरो बना दिया, अरे वाह, हीरो को हीरो बना दिया, क्या बात है। गुड नाइट बेटा। सिलेक्शन हो गया डिम्पल, क्या बात है, क्या बात है। मिठाई बनती है डिम्पल बेटा, मिठाई क्या पार्टी बनती है। यस दर्श, राजवेंद्र, रितु, महेश, छोटी, सुमन, मोहित, मीना, सभी को गुड नाइट बेटा, सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट। तो गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट। मिलते हैं अपन कल, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपके कोई प्रॉब्लम है क्योंकि सभी के गुड नाइट के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक। यस 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 गुड नाइट सभी को। मोहित, बंटी, 2 एग्ज़ाम होंगे, हाँ 2 एग्ज़ाम ही होंगे बेटा अब रीट में। ये मैथमेटिक्स की थ्योरी के लिए कौन बोल रहे हैं बेटा? सपना मैम जो हैं वो टीचिंग मेथड्स पढ़ाती हैं, टीचिंग मेथड्स पढ़ाती हैं। टीचिंग मेथड्स आपको पढ़ाई जा चुके हैं या चल रही होगी क्लास, यस। मैथमेटिक्स की थ्योरी नहीं बेटा, सपना मैम जो है ना टीचिंग मेथड्स के लिए हैं। सब्जेक्ट कैसे खरीदे बेटा? फ़ोन कर लो, फ़ोन करके सब कुछ पता लग जाएगा। और सब्जेक्ट ले रखा है आपने तभी तो लाइव हो आप यहाँ पे, फिर भी पूछ रहे हो कैसे खरीदे। आपसे पढ़कर धन्य हो गए, मैं भी धन्य हो गई बेटा आपको पाकर। चलिए गुड नाइट सभी को, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट एवरीबॉडी। मिलते हैं कल, गुड नाइट।